Assalamualaikum viewers. I hope you are all good. Welcome to my YouTube channel Learn Psychology by आमना फैसल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। इसमें हम एंजाइटी डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कॉजेस पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज एंजाइटी। एंजाइटी क्या चीज़ है? Anxiety disorder involve repeated episode of sudden feeling of intense anxiety and fear or terror that reach a peak within minutes, like panic attacks। जो एंजाइटी है ये एक रिपीटेड एपिसोड पर मुश्तमिल होती है जो कि वक्फे वक्फे से हमारे ऊपर अटैक करती है, ठीक है, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा खौफो हरास का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता है, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं उसको उसके माइंड में। और बाज़ औक़ात ये चंद सेकंड में चंद मिनट में बहुत ज़्यादा अप हो जाता है जिसे हम पैनिक अटैक्स का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट आ जाए एंजाइटी इज फीलिंग ऑफ फेयर, यानी कि जो एंजाइटी जिसे कहते हैं वो खौफ वो हरास होने का नाम है। इट माइट कॉजेज यू टू स्वेट। इस कंडीशन में इंसान के हाथ पांव जो हैं वो जैसे कह लें कि हाथ पाँव का पसीना छूटना, हाथ पाँव स्वेट हो जाते हैं, फील रेस्टलेस, इंसान खुद को रेस्टलेस फील करता है, टेंस एवरी टाइम, परेशान, डिप्रेशन का शिकार रहता है, हैव अ रिपीटेड हार्ट बीट, और इसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाती है, बार बार दिल की जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी। बेसिकली तो एंजाइटी की टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ जस्ट मैं 4 मेंशन कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे हम जीएडी डिसऑर्डर भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया। ठीक है, ये इसकी जो है टाइप्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला आ जाता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स chronic exclusive and uncontrollable worry about every day, every situation, every health and फाइनेंस। ठीक है, जनरलाइज डिसऑर्डर जो है वो है एक सोचों का, हम इसको तसलसल भी कह सकते हैं। मतलब एक सोच का अभी एक सोच पे इंसान ख़त्म होती नहीं है, दूसरी सोच शुरू हो जाती है, किसी वो सोच ख़त्म नहीं होती, किसी तीसरी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देना, मतलब अपने दिमाग को बिल्कुल भी रेस्ट ना देना, मुसलसल चीज़ों के बारे में सोचते रहना, उनके बारे में वरीड करना, किसी भी सिचुएशन को, कोई सिचुएशन है उसको फील करके उसके बारे में थिंक करना, ओवर थिंकिंग करना, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना और फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। इसमें बाज़-औक़ात इंसान गैर ज़रूरी तौर पर आने वाले ख़तरात को महसूस करता है, नींद की कमी या गहरी नींद का भी तसव्वुर नहीं होता उसके पास, यानी कि मतलब नींद की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। वो छोटी-छोटी बातों पर बहुत फ़िक्रमंद और बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचता है उनके बारे में कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। इन चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचता है। इसके बाद आ जाता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली जो है सडन इंटेंस फियर, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार होता है, जैसे कि वो बंद जगहों पर जाने से बहुत ज़्यादा कतराता है। किसी उसको फील होता है अगर वो किसी बंद कमरे में रहेगा तो वो मर जाएगा, ऐसे उसको ख्यालात, बहुत ज़्यादा ख्यालात का तसलसल रहता है उसके दिमाग में। उसको पैनिक अटैक्स होते हैं, फील स्वेटिंग, उसको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, बीइंग एम्बेरेस्ड, वो
ऐसी जगहों से जाने से कतराता है जहाँ वो खुद को एम्बेरस्ड फील करता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। डेजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सुस्ती सी फील होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, जैसे कि उसके सीने में दर्द महसूस होता है, लेकिन वो उसको हार्ट अटैक की शक्ल देता है, लेकिन वो बेसिकली वो हार्ट अटैक नहीं होता है, वो होता है पैनिक अटैक। ठीक है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो है, उसमें सबसे पहले आ जाता है सोशल फोबिया, यानी कि वो शख्स जिसको सोशल एंजाइटी होती है वो माशरे में रहने से खौफ और डर महसूस करता है, वो लोगों के दरमियान बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो अपने आप को अकेला और तन्हा रखने की कोशिश करता है। वो इस वजह से डरता है कि अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वो लोग, मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, मैं उनके सामने कैसे परफॉर्मेंस करूंगा। ठीक है। इस दूसरों की नज़र में शर्मिंदा या बेइज्जत होने का खौफ भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। वो अजनबियों से बात करने में बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करता है, वो हर वक्त अपने आप को तनकीद या मजाक का निशाना समझता है कि लोग मुझे तनकीद या मजाक का मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो जज करता है कि लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं वो काम करूंगा, अगर मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे। इस वजह से वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, और इससे वो लोगों में रहने से बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करता है, जिसकी वजह से वो लोगों से बहुत अलग और दूर दूर रहना शुरू कर देता है। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक फोबिया। इंटेंस इरिटेशनल फियर ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी दैट pose little actual danger, like spider, height, needles। सबसे पहले इसमें आ जाता है स्पेसिफिक फोबिया में कि लोग जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों का उनके अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। वो कोई ऑब्जेक्ट के बारे में भी हो सकता है, क्राउड के बारे में भी हो सकता है, किसी हाइट्स के बारे में भी हो सकता है। ठीक है। वो ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करेंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि जो बहुत ज़्यादा हाइट पर होती हैं, जिसको हम हाइट फोबिया भी कहते हैं। वो इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा होता है, वो ऐसे कीड़े मकोड़ों से बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा होता है कि वो उनको देखेगा या वो अगर उसको काट लेगा, वो महसूस करता है कि वो अगर उसको कीड़ा या मकोड़ा उसको काट लेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है। इसे हम कहेंगे कि उसे स्पेसिफिक जो है फोबियाज है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचेगा, बहुत ज़्यादा डरा डरा रहेगा, खौफ ज़्यादा रहेगा चीज़ों से। के बाद आ जाते हैं जी कॉजेज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी के मेन कॉजेज क्या क्या हैं? ट्रॉमा, यानी कि उसे किसी ट्रॉमा की वजह से भी कोई ऐसी टेंशन या ऐसी परेशानी जो उसके पास्ट में हुई हो, या इन केस वो सोच रहा हो कि उसके फ्यूचर में होगी, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा थिंक करता है, उसकी वजह से भी उसको एंजाइटी हो सकती है। स्ट्रेस ड्यू टू इलनेस, वो किसी बीमारी की शक्ल में भी हो सकती है। अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। इम्बैलेंस हार्मोन्स, हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकती है। और केमिकल्स ब्रेन केमिकल्स की वजह से भी हो सकती है। एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल वर्क, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी हो सकती है, यानी कि स्कूल में या ऑफिस में ऑफिस का वर्क या स्कूल का वर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा हो, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस फील करता है, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी के का शिकार हो सकता है। मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, ड्रग इश्यूज की वजह से भी हो जाता है, यानी कि अगर वो ड्रग्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तब भी उसको एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी में मुब्तला हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हम मैनेजिंग प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट्स। अगर किसी शख्स को एंजाइटी है तो
वो अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी एंजाइटी से किस तरह बाहर निकल सकता है। सबसे पहले आ जाता है टेक मेडिकेशन, यानी कि उसको जो डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड की है वो उसको प्रॉपर यूज़ करे, अपना टाइम पर अपनी मेडिसिन खाए, मेडिसिन का अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, तो इससे भी वो रिलैक्स हो सकता है, एंजाइटी से बच सकता है। कट डाउन कैफीन, ऐसी चीज़ों का अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इस्तेमाल ख़त्म कर दे जिनमें कैफीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। स्टॉप यूजिंग अल्कोहल, अल्कोहल को अगर कोई इंसान अल्कोहल का बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ करता है, उसमें भी ये अलामत पाई जा सकती हैं, इसलिए अल्कोहल से भी थोड़ा अल्कोहल को भी बिल्कुल ही अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना चाहिए, इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गेट बेटर स्लीप, अपनी नींद की रूटीन को पूरा रखें, यानी कि बाद 10 से 8 से 12 घंटे की नींद लाजमी लें, तब भी आप इस एंजाइटी से निकल सकते हैं। लर्न टू रिलैक्स, आप कोशिश करें चीज़ों को लर्न करने की, कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई तशवीश आप पर लाहक होती है, किसी चीज़ का डर या खौफ या कोई सिचुएशन होती है, तो आप उन चीज़ में आप खुद को किस तरह रिलैक्स रखेंगे। मैनेज नेगेटिव थॉट्स, अपनी जो सोचे हैं उनको मैनेज रखें, उनको और नेगेटिव वे में ना लेके जाएं, उनको हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे, इससे इस बीमारी से निकलने में आपकी मदद मिलेगी। उसके बाद बहुत सारी थेरेपीज़ भी हैं, काउंसलिंग भी हैं, जिसके थ्रू आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। थैंक्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी आईडी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।